प्रिय बंधुओं, नमस्कार, शुभ प्रभात। एक बार फिर से अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, अपना टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार, और वर्ण विचार में अपने स्वरों का वर्गीकरण कर रहे थे। प्रिय बंधुओं, आपने देखा कि वर्ण जो है इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक उठाया था वो था स्वर, और अपने कर रहे थे स्वरों का वर्गीकरण। प्रिय विद्यार्थियों, स्वरों के वर्गीकरण में अपने दो प्रकार कर चुके हैं। पहला प्रकार था अपना उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आप सभी इस बात से विदित हैं कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके बाद में प्रिय बंधुओं अपने किया था ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, होठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है वो भी दो प्रकार का होता है, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। ये दो स्वरों का वर्गीकरण अपने कर चुके हैं। इसी टॉपिक को विस्तार पूर्वक में और आज आगे बढ़ाते हैं, और आपका टॉपिक रहेगा वर्ण विचार में स्वरों का वर्गीकरण। जो अपना तीसरा पार्ट रहेगा जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। प्रिय बंधुओं, जीवा या जीभ, जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। प्रिय बंधुओं ध्यान दीजिएगा, जीवा के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण होता है वो कितने प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, जीभ के आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। ये ध्यान रखिएगा, जीवा के आधार पर। जैसे प्रिय बंधुओं मान लेते हैं कि ये अपनी जीभ है, ये अपनी जीभ है, और जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। ये अपनी जीभ है, मैं इसको तीन भागों में बांट देता हूं। ये जीभ के आगे का भाग है जिसे हम अगर स्वर के नाम से जानते हैं। किस स्वर के नाम से? अगर स्वर के नाम से जानते हैं। पहला पार्ट है ये। दूसरा देखिएगा, इसे हम मध्य स्वर का नाम देंगे। और ये जीभ का तीसरा भाग जिसे अपने पश्च स्वर का नाम देंगे। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें कि जीभ की सक्रियता के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगर स्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया और पश्च स्वर हो गया। सबसे पहले अगर स्वर की बात कर लेता हूं मैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ के आगे का भाग सक्रिय रहता है उसे अपने अगर स्वर के नाम से जानते हैं। फिर बात कर लेता हूं मध्य स्वर की, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ के मध्य भाग सक्रिय रहता है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं, और अंतिम भाग जब सक्रिय रहता है तो उसे अपने पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जीभ की सक्रियता के आधार पर अगर स्वर में कौन कौन से अपने स्वर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं देखिएगा। प्रिय विद्यार्थियों गौर कीजिएगा, अगर स्वर में 5 स्वर आते हैं जिसके अंतर्गत ई, ए, ऐ और री। बात कर लेता हूं मध्य स्वर की, और मध्य स्वर में केवल एक स्वर आता है और वो है ए। बात कर लेते हैं पश्च स्वर की, बाकी जो स्वर बच गए वो सब के सब किसके अंतर्गत गिने जाते हैं? पश्च स्वर के अंतर्गत गिने जाते हैं।
दोबारा देख लीजिएगा, अगर स्वर के अंतर्गत दोनों ई हैं, ए हैं और री है, मध्य स्वर कौन सा होता है? केवल ए। और जो बाकी बच गए वो सारे क्या है? पश्च स्वर। आप सभी को विदित है कि स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। तो 5 ये हो गए, एक 6, बाकी कितने बचे? यहाँ पर 5 पश्च स्वर जो बच गए वो सारे के सारे हैं। ये था जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब अपने आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, ये था जीव की सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब मैं इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाता हूँ, और आगे है मुखाकृति के आधार पर, कृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर है इस बार? मुखाकृति के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर। ये ध्यान दीजिएगा, चौथा पॉइंट है ये, स्वरों का वर्गीकरण चल रहा है। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ध्यान रखिएगा। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जा सकता है? ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जा सकता है। देखिएगा कौन कौन से हैं। संवरित स्वर, अर्ध संवरित स्वर, और तीसरा हो जाएगा विवरित स्वर, और चौथा अर्ध विवरित स्वर। गौर कीजिएगा, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन चल रहा है। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार से बांटा जा सकता है इनको। कौन कौन से हैं? एक है संवरित स्वर, दूसरा अर्ध संवरित स्वर, तीसरा विवरित स्वर, और चौथा अर्ध विवरित स्वर। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर लेता हूं संवरित स्वर की। सबसे पहले बात करते हैं इस संवरित शब्द की। संवरित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रिय बंधुओं, संवरित जो शब्द है आपके सामने, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंद होना। बंद होना। अर्ध संवरित, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? संवरित का अर्थ होता है बंद होना, अर्ध का आधा, तो आधा बंद होना। बात कर लेते हैं विवृत की। विवृत का शाब्दिक अर्थ होता है खुलना। क्या होता है? खुलना। अर्धविवर्त, आधा खुलना। अब मैं बात कर लेता हूं संवरित स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं संवरित स्वर कहा किसे जाता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह पूर्ण रूप से बंद सा रहता है। विवरण जिनका उच्चारण करते समय मुख पूर्ण रूप से बंद सा रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? संवरित स्वर कहते हैं। अब संवरित स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं वो देखिएगा। संवरित स्वरों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 5। कितनी होती है? 5।
कौन कौन सी है ध्यान दें, दोनों उ, ई और री। बात कर लेता हूं अर्ध संवरित स्वर की, कि वर्णों का उच्चारण करते समय मुख आधा बंद रहता है, उन्हें अपने क्या कहेंगे, अर्ध संवरित स्वर कहेंगे। वो कौन कौन से हैं देखिएगा, ओ और ए, ओ और ए। फिर मैं बात कर लेता हूं विवर्त स्वर की। विवर्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खुलना होता है। विवर्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खुलना होता है। इतो टाइम लगा बंद करने में, बंद हो के को नहीं है वरना कर के बैंगन को नहीं है बंद, अठू हटा ही नहीं। देखिए विवर्त का जो शाब्दिक अर्थ है वो अपने जान चुके हैं। विवर्त का शाब्दिक अर्थ होता है खुलना। अब देखिए विवर्त स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। विवर्त स्वर के अंतर्गत स्वर आता है केवल एक ही, और वो होता है आ। कौन सा, आ, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं अर्ध विवर्त स्वर की। अर्ध विवर्त स्वर की अगर मैं बात करूं तो अर्ध विवर्त स्वर के अंतर्गत जो स्वर आते हैं वो देखिएगा, पहला होगा ए, दूसरा होगा और तीसरा। पूरे का पूरा एक बार देख लीजिएगा। मुखाकृति के आधार पर स्वर चल रहे हैं, जिसमें स्वर होते कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, संवरित स्वर, अर्ध संवरित स्वर, विवर्त स्वर और अर्ध विवर्त स्वर, जिसमें अपने चर्चा कर चुके हैं संवर्त स्वर की, जिनकी संख्या होती है 5। इसके बाद में अर्ध संवर्त स्वर जिसकी संख्या होती है 2, और विवर्त स्वर की संख्या होती है 1, अर्ध विवर्त स्वर की संख्या होती है 3। तो ध्यान रखिएगा, स्वरों का वर्गीकरण चल चुका है और अपने टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार। इसमें अपने कर रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें अपने कर लिया मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब कर लेते हैं इसी आगे का टॉपिक, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, एक टॉपिक इससे मिलता जुलता हमने पहले भी कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं। वो कौन सा था, पहले ये देख लीजिएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और इससे पहले एक टॉपिक अपने किया है, वो था उच्चारण काल के आधार पर। ये आप ध्यान रखिएगा, ये अपना क्या है, उच्चारण स्थान है, वो क्या था, उच्चारण काल था। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले लिख लेता हूं कंठेश्वर। फिर तालव्य स्वर, ओष्ठव्य स्वर, क्या कर रहे हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें कंठेश्वर, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर और ओष्ठव्य स्वर। बात कर लेते हैं कंठ स्वर की। वो कौन कौन से स्वर होते हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ध्यान रखिएगा, वो कौन कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना, वो है ए,
और आ। ध्यान रखिएगा, मैं स्वर के प्रारंभ से चला हूँ। कंठ्य स्वर, यहाँ से सबसे पहले स्वरों में अगर मैं बात करूँ तो उच्चारण होता है ए और आ का। ए और आ के क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो इसके बाद में क्या आता है? ई। तो ध्यान रखिएगा, तालव्य स्वर कौन से हैं? ये बात समझ में आ रही होगी। उससे आगे चलूं, मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर केवल एक ही होता है और वो कौन सा है? री। बात कर लेते हैं ओष्ठ्य स्वर की, तो वो होते हैं 4। कौन कौन से? देखिएगा, ये 4 है। बात कर लेता हूं कंठ्य स्वर की, ए और आ। फिर आगे बढ़ते हैं तालव्य स्वर में ए, मूर्धन्य स्वर में री, ओष्ठ्य स्वर में 4 आते हैं। बच कितने गए? 2 बच गए। कौन से? ए और आई। तो क्रम नंबर 2 पर रख दीजिए। कितने बच गए? 2। क्रम नंबर 2 पर रखिएगा इन्हें, ए और आई। अब ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि ए का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो कौन सा होगा? कंठ होगा। ये ध्यान रखिएगा, कंठ्य स्वर में ए और आ आते हैं। तालव्य स्वर में ई और ए का परिवार आता है। मूर्धन्य स्वर में केवल एक ही है, री। और ओष्ठ्य स्वर में ऊ और ओ आते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ पर कुछ ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण स्थान जो है वो संयुक्त होता है। क्या होता है? संयुक्त होता है। जैसे मैं आपके सामने रख देता हूँ कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर, मैं बात करता हूं कंठ तालव्य स्वर की। देखिएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपने जाना कंठ्य स्वर, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, ओष्ठ्य स्वर। अब मैं आपको ले चलता हूं उन स्वरों पर जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है? संयुक्त होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो कंठ तालव्य स्वर की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, कंठ तालव्य में कौन से स्वर गिने जाते हैं? कंठ तालव्य में ए और आई, ये दोनों कंठ तालव्य में गिने जाते हैं। क्यों गिने जाते हैं वो भी देखिएगा। ए का जो निर्माण होता है, ए का हमेशा ध्यान रखिएगा, ए का जो निर्माण होता है वो होता कैसे है वो देखिएगा। ए का, ए और ई के मिलने से किसका निर्माण होता है? ए का निर्माण होता है। इसीलिए ए का उच्चारण कहाँ से है? कंठ से। ई का कहाँ से है? तालव्य से। संयुक्त कर दीजिएगा, कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? ए और आई है। बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ, संयुक्त स्वरों की बात चल रही है जिनका उच्चारण स्थान संयुक्त होता है। अब अपने चलते हैं कंठोच्च स्वर पर। कहाँ पर? कंठोच्च स्वर, इसका उच्चारण स्थान भी संयुक्त होता है। कौन कौन से? कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ। और कंठोच्च स्वर होते कितने हैं? संख्या कितनी होती है इनकी? ये होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं वो भी ध्यान दें। ओ और औ कैसे होते हैं वो देख लीजिएगा। इसका निर्माण किससे होता है? ए और ऊ से निर्माण होता है। किससे? ए और ऊ से। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। दोनों को संयुक्त करेंगे, क्या हो जाएगा? कंठोच्च स्वर। तो ध्यान रखिएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण अपने कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात आपको और स्पष्ट कर दूं कि स्वरों का वर्गीकरण ही चल रहा है। एक बात और स्पष्ट कर देता हूं मैं आपके सामने कि ए और अंग, इन दोनों का उच्चारण जो है न तो
इनको स्वरों में गिना जाता है और न इनको व्यंजनों में गिना जाता है। इनको न स्वरों में गिनते हैं न व्यंजनों में गिनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए इनका नाम जो है वो क्या है, अयोग वा है। ये ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या है, अयोग वा है। इन दोनों का नाम अक्सर एग्जाम में आ जाता है, क्वेश्चन निम्न में से अयोग वा है, तो ये दोनों क्या है, अयोग वा की श्रेणी में गिने जाते हैं। स्वरों का वर्गीकरण अंतिम चरण पर है अपने। मैं फिर बता दूं आपको कि सभी जो स्वर होते हैं, सभी स्वर होते हैं वो अल्प प्राण में गिने जाते हैं। किसमें, अल्प प्राण में। प्रिय विद्यार्थियों, नाम तो सुना होगा अल्प प्राण का, अल्प प्राण, महाप्राण, है ना। तो सारे के सारे स्वर किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। एक बार और बता देता हूँ, सारे के सारे स्वर फिर सघोष में आते हैं। किस में आते हैं, सघोष में आते हैं। अघोष, सघोष का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो सारे के सारे स्वर अल्प प्राण में भी गिने जाते हैं और सारे के सारे स्वर सघोष में भी गिने जाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं अपने। प्रिय विद्यार्थियों, वर्ण विचार टॉपिक चल रहा था और स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को सभी को विदित है कि जो वर्ण हैं इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग जो था अपना वो था स्वर, जिसे हम कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा हो चुका है। और अब अपने कर रहे हैं व्यंजन। अब अपने करेंगे व्यंजन। ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यंजन कहा किसे जाता है, व्यंजन कहा किसे जाता है। तो सुनिएगा, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु बाधित होकर के संघर्ष करती हुई अगर हमारे मुख विवर से बाहर निकले तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हमारे फेफड़ों से उठने वाली वायु बाधित होकर के संघर्ष करती हुई बाहर निकले तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा। मैं बात कर लेता हूँ व्यंजनों की। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। कितनी, 33। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ मुख्य रूप से, ध्यान दीजिएगा, बात व्यंजनों की चल रही है। मुख्य रूप से व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। मुख्य रूप से व्यंजनों को, ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 3 भागों में। ये जो लाइन लिखी है इस पर आप गौर रखिएगा। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुख्य रूप से व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। ये ध्यान रखिएगा, बात समझ में आ गई होगी। तो ये 3 भाग हैं, कौन कौन से, अपने इन्हीं को जानते हैं। पहले, सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं स्पर्श व्यंजन। कौन सा, स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है स्पर्श व्यंजन। ये ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजन, ये ध्यान रखिएगा। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ
के स्थानों से स्पर्श होता है उसे अपने क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से अगर स्पर्श होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा। स्पर्श व्यंजनों की जो कुल संख्या है, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या, स्पर्श व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो कितनी होती है, 25 होती है। कितनी, 25 होती। कौन कौन सी है देख लीजिए। सबसे पहले कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। देख लीजिएगा, बात कर रहे हैं कै वर्ग की, च वर्ग की, ट वर्ग की, त वर्ग की और प वर्ग की। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वर्ग क्या है, ये वर्ग क्या है। हिंदी वर्णमाला में वे ध्वनियाँ जिनकी संख्या 5 होती है उन्हें अपने वर्ग कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो कै वर्ग देखिएगा, कै, ख, ग, घ, ये ध्यान रखिएगा। च वर्ग में ट वर्ग देख लें, ये देखिएगा, संख्या गिनिएगा। बात चल रही है स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। देख लीजिएगा, इस क्रम को याद रख लीजिएगा। कचट तप, कचट तप, कैसे कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। काउंट कर लीजिएगा, 5 है, ऐसे भी 5 है। कुल संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 25 होती है। मुख्य रूप से व्यंजनों के प्रकार कर रहे हैं अपने। मुख्य रूप से व्यंजनों के प्रकार 3 होते हैं, जिसमें पहला प्रकार आपके सामने रखा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। कौन कौन से होते हैं ये आपके सामने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दूसरा पार्ट आपके सामने रखेंगे। हाँ जी, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। पहला पार्ट आपके सामने रुका है। मुख्य रूप से व्यंजनों के प्रकार 3 होते हैं। स्पर्श व्यंजन अपने कर चुके हैं। अब मैं चर्चा कर लेता हूं अंत्यस्थ व्यंजन की। किसकी, अंत्यस्थ व्यंजन की। मुख्य रूप से जो व्यंजन होते हैं उनकी चर्चा चल रही है अपने। अंत्यस्थ व्यंजन, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अंत्यस्थ व्यंजन की। अंत्यस्थ व्यंजन होते क्या हैं ये ध्यान रखिएगा। अंत्यस्थ व्यंजन का जो उच्चारण होता है न तो स्वरों की भांति होता है न व्यंजनों की भांति होता है। ये सबसे बड़ी बात है किसमें, अंत्यस्थ व्यंजन में। इनका उच्चारण न तो स्वरों की भांति होता है और न व्यंजनों की भांति होता है। जबकि इनका जब उच्चारण किया जाता है तो जीभ स्पष्ट रूप से कहीं भी स्पर्श नहीं होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अंत्यस्थ व्यंजन। बात कर लेते हैं अंत्यस्थ व्यंजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्रिय बंधुओं, अंत्यस्थ व्यंजन का शाब्दिक अर्थ होता है बीच में बैठना। बीच में बैठना,
ये ध्यान रखिएगा, अंत्यस्थ व्यंजन का शाब्दिक अर्थ की चर्चा चल रही है। इसका अर्थ होता है बीच में बैठना, ये ध्यान रखिएगा। अंत्यस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? अंत्यस्थ व्यंजनों की कुल संख्या, ध्यान रखिएगा, अंत्यस्थ व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो होती है 4। होते कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, अंत्यस्थ व्यंजन ये, रे, ले और वे। अंत्यस्थ व्यंजनों की कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले, वे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात और देखिएगा, मैं बता दूं आपको कि ये और वे को अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। किस किस को? ये और वे को, ये ध्यान रखिएगा। तो चर्चा चल रही है अंत्यस्थ व्यंजन की। अर्थ होता है बीच में बैठना। कुल संख्या 4। कौन कौन सी? ये, रे, ले और वे। ये और वे को अपने क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि एक बार रीट में एक क्वेश्चन पूछा था कि ये, रे, ले, वे का सही क्रम क्या होता है? ये, रे, ले, वे का सही क्रम क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये, रे, ले और वे, इनका सही क्रम पूछा था। क्या पूछा था? सही क्रम पूछा था एग्जाम में। तो बता दूं मैं आपको, इनका सही क्रम होता है ये, वे, रे और ले। ये जो ऊपर क्रम दिया हुआ है, ये क्रम स्वर की दृष्टि से सही नहीं है। किसकी दृष्टि से? स्वर की दृष्टि से सही नहीं है। और नीचे जो क्रम दे रखा है ये स्वर के अनुसार है, इसीलिए ये, वे, रे, ले, ये इनका सही क्रम है। मुख्य रूप से व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जाता है। स्पर्श व्यंजन कर चुके हैं, संख्या 25 थी। अंत्यस्थ व्यंजन हो गया, संख्या कितनी है? 4 है। अब मैं आपके सामने तीसरा पार्ट इसका रखता हूँ। तीसरा पार्ट है इसका जो आपके सामने रख देता हूँ, ऊष्म व्यंजन। कौन सा? ऊष्म व्यंजन। ये ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से व्यंजनों को 3 भागों में, 3 भाग है कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है। विवरण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर से गर्म वायु बाहर निकले उन्हें अपने क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। ऊष्म व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। ये ध्यान रखिएगा, ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। होते कौन कौन से हैं देख लें। ये तीनों से है और एक है। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है। कौन कौन सी हैं? तीनों से और एक है। ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने व्यंजनों का वर्गीकरण आज शुरू कर चुके हैं, जिसमें व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। आगे का अपने विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।